जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से वो फैक्टर्स बॉइलिंग और एवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। खास तौर पर हमने देखा कि अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज करें तो वो बड़े आसानी से बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करता है। दैट्स मीन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी उस लिक्विड का ज़्यादा होता रहेगा। इसी तरह हमने देखा कि विंड स्पीड, टेम्परेचर और डिफरेंट फैक्टर्स को अगर हम चेंज करें तो उसके साथ साथ एवेपोरेशन का रेट ऑफ प्रोसेस भी चेंज होता रहता है उसके साथ साथ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसी कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट्स आज हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जब ये फेज ट्रांजिशन होता है, स्टूडेंट्स फेज ट्रांजिशन से मेरी मुराद कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, इसी तरह जो गैस है या जो वेपर्स है वो दोबारा लिक्विड फेज में आते हैं और लिक्विड सॉलिड के दोबारा कन्वर्ट होता है। तो ये जो मोमेंट है, ये जो टाइम पीरियड है, ये जो फेज है जिसमें फेज ट्रांजिशन होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इस कन्वर्जन के दौरान किस तरह की चेंजिंग हमें देखने को मिलती है। और अगर इसी प्रॉपर पीरियोडिक टाइम पीरियड का अगर हम एक ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन देगा, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स एक एक्सपेरिमेंट से, और वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह का है कि आपने एक स्टेरिक एसिड को ले लेना है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि स्टेरिक एसिड रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड नहीं होगा, ये बिल्कुल ग्रेन्स की फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में होगा। ऑलराइट स्टूडेंट, ठीक है। इसको जब आप हीट करोगे तो जैसे ही इसका टेम्परेचर 69 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ये फौरन से उस टेम्परेचर पे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही टेम्परेचर 69 एक्सीड करेगा तो ऑब्वियसली ये जो सारा का सारा जो ग्रेन्स की सूरत में आपके पास स्टेरिक एसिड होगा स्टूडेंट्स, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपने करना क्या है कि उसको दोबारा से उसको कूल करना है। ऑलराइट स्टूडेंट, ठीक हो गया। अब बेटा वो जो स्टेरिक एसिड है जिसको आप लिक्विड से दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट करने लगे हो, उसके अंदर आपने एक थर्मोमीटर को हैंग कर देना है और साथ साथ टेम्परेचर के ड्रॉप होने के साथ साथ, टाइम के पास होने के साथ साथ आपने टेम्परेचर में ड्रॉप देख लेना है कि किस तरह से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और किस तरह की फेज ट्रांजिशन इस स्टेरिक एसिड के अंदर देखने को मिल रही है। क्योंकि स्टूडेंट्स ये लिक्विड है इस टाइम फॉर एग्जाम्पल 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और जैसे ये 69 बिलो होगा या 69 पे पहुंचेगा, ये सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो बेटा हम इस एक्सपेरिमेंट को एक दफा दोबारा रिपीट करते हैं, जिसमें यहां पे लिखा है व्हेन द लिक्विड इज हीटेड इट मे मेल्ट एंड चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम द सॉलिड टू द लिक्विड। ये हमें पहले से ही स्टूडेंट्स पता है, और ऐसे पॉइंट्स को हम, कुछ पॉइंट्स को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं और कुछ पॉइंट को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। सो हम एक्सपेरिमेंट को एक दफा दोबारा देखते हैं बेटा। इस सिलेंड्रिकल शेप बीकर के अंदर, ठीक हो गया, ये हमारे पास एक बीकर है स्टूडेंट्स। इस बीकर के अंदर हमने एक सिलेंड्रिकल शेप ट्यूब डाली है और इस ट्यूब के अंदर क्या फिल कर दिया है, हमने स्टेरिक एसिड को भर दिया है। हाफ फिल कर लो आप, ठीक है। नीचे से आपने बंसन बर्नर ऑन किया स्टूडेंट्स, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस स्टेरिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 69 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम ऐसे ही बेटा जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है, दैट्स मीन वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस से लिक्विड बन जाता है। कुछ इस किस्म का बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। अब जब आपने स्टेरिक एसिड इस सिलेंड्रिकल टेस्ट ट्यूब में डाला और आपने इसको बंसन बर्नर ऑफ करके थर्मोमीटर इसके अंदर हैंग कर दिया, और अब आप चेक करना चाहते हो कि टेम्परेचर के ड्रॉप होने के साथ साथ ये जो स्टेरिक एसिड है ये किस तरह से लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो आइए इसकी हम जो ऑब्जर्वेशन है अब उसकी तरफ हम चलते हैं। जी बेटा, हमने देखा कि स्टार्टिंग टेम्परेचर बेटा हमारे पास कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऑलराइट, अब जैसे ही हमने स्टूडेंट्स 5 मिनट्स बाद देखा, ठीक हो गया, तो हमने देखा कि इसका जो टेम्परेचर है वो अब इमेजिन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, वो कितना है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप हो चुका है। ऑलराइट, इसके बाद स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट 5 मिनट्स बाद देखा तो इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट कहां पहुंच चुका था, 70 डिग्री पे, ठीक हो गया। और जैसे ही हमने 1 मिनट बाद देखा तो अब इसका टेम्परेचर स्टूडेंट्स कितना पहुंच चुका था बेटा, इसका टेम्परेचर हो गया था 69। और 100 से 69 तक पहुंचने में हमें टाइम, लेट्स सपोज कितना लगा बेटा, टाइम हमें लगा 10 मिनट्स लगे, ठीक हो गया। मैं अपनी तरफ से वैल्यू अज्यूम कर रहा हूं सिर्फ आपको बेटा समझाने के लिए, ठीक है।
सो मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ तक 5 मिनट हो गए, यहाँ तक कितने मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। ठीक हो गया। टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है स्टेरिक एसिड का। 10 मिनट्स बाद स्टेरिक एसिड का टेम्परेचर हमने देखा कि 69 डिग्री था। हमने कहा चलो अब अगले 5 मिनट में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, 69 से हो सकता है हम 59 पे आ जाए। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा कि नेक्स्ट 5 मिनट्स बाद भी टेम्परेचर कितना रहा, 69 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। हमने देखा नेक्स्ट 5 मिनट्स बाद टेम्परेचर कितना है, देन 69 अगेन, देन 69 अगेन, एंड एट द लास्ट मोमेंट बेटा हमने देखा कि 30 मिनट्स तक, लेट्स सपोज मैं अपनी पास से ही वैल्यूज बोल रहा हूं, 30 मिनट्स तक आपका जो टेम्परेचर था स्टूडेंट्स वो कितना रहा, 69 का 69 रहा। और जैसे ही स्टूडेंट्स हमने देखा कि ये जो लिक्विड ऑफ स्टेरिक एसिड है ये सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, अगले 5 मिनट बाद टेम्परेचर दोबारा ड्रॉप डाउन होकर स्टूडेंट्स कितना हो गया, इमेजिन कर लेते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इसका मतलब है असल जो प्रॉब्लम है या असल जो गड़बड़ है स्टूडेंट्स वो इस टाइम ड्यूरेशन में है, जहां पे बहुत देर आपका जो लिक्विड है बेटा या जो स्टेरिक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हुआ रहा, वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था। और इस ड्यूरेशन के दौरान आपका जो टेम्परेचर था थर्मोमीटर के ऊपर स्टूडेंट्स वो 69 ही शो हुआ, वो डिक्रीज हुआ ही नहीं स्टूडेंट्स। और ये कहानी कब तक चली, 10 मिनट से 30 मिनट्स तक चली और ये 69 का 69 रहा। और जैसे ही दोबारा स्टेरिक एसिड लिक्विड से कन्वर्ट हो गया कंप्लीटली 100% सॉलिड में, हमने देखा कि ये जो अब टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है ये फिर वैसे ही होना शुरू हो गया जैसे स्टार्टिंग फेज में था। तो बेटा अब हम असल कहानी पढ़ने लगे हैं कि ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट रहता है बिटवीन द फेज ट्रांजिशन प्रोसेस। ठीक हो गया बेटा। अब ये सारी कहानी आप पढ़ेंगे तो ये आपको सारी बात बता देगा जो मैंने आपको बता दी। द फ्लैट पार्ट ए बी अकर्स एट द मेल्टिंग टेम्परेचर व्हेन द सब्सटेंस इज सॉलिडिफाइंग, दैट्स मीन जो स्टेरिक एसिड है बेटा वो कन्वर्ट हो रहा था लिक्विड से सॉलिड के अंदर। ठीक हो गया। अगली कहानी पे हम चलते हैं। हमने देखा चले स्टेरिक एसिड में हमें ये फिनोमेना नजर आता है, क्या हमें वाटर में भी नजर आएगा या कोई और लिक्विड ले लें उसमें भी हमें नजर आएगा या नहीं नजर आएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैं एक वर्ड बोल रहा हूं फेज ट्रांजिशन का जो कि पहले भी समझा चुका हूं। फेज ट्रांजिशन अगेन लिक्विड से वेपर्स में जाने का भी नाम हो सकता है, वेपर से लिक्विड में आने का भी नाम हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में जाने का भी नाम हो सकता है। सो बेटा इस एक्सपेरिमेंट में आपके सामने एक रॉड है जो कि हीट प्रोवाइड कर रही है और ये आपका जो टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस है जो कि आपको बताएगा कि टेम्परेचर जैसे जैसे हीट करोगे तो टेम्परेचर कितना होगा। ठीक हो गया। अभी टेम्परेचर कितना है, अभी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहां पे आपको ये नजर आ रहा होगा। ठीक है बेटा। अब जब मैं वीडियो प्ले करूंगा बेटा आपने बहुत ध्यान से देखना है कि जैसे ही वीडियो प्ले होगी इसके साथ साथ इसको कंपेयर किया जाएगा यहाँ पे और आपका यहाँ पे एक ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स याद रहे, मैं थोड़ी सी समरी आपको पहले बता देता हूँ कि जैसे ही आप वाटर को हीट अप करना स्टार्ट होगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा बॉइलिंग पॉइंट मेंटेन होगा, वहां पे जो टेम्परेचर है स्टूडेंट्स वो मजीद इंक्रीज नहीं होगा जब तक आपके पास फेज ट्रांजिशन होती रहेगी। दैट्स मीन जब तक लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता रहेगा टेम्परेचर 100 से ऊपर 1 डिग्री भी राइज नहीं करेगा। स्टूडेंट्स कैसे नहीं राइज करेगा, एक दफा देखिएगा जरा प्लीज वीडियो। आपने दोनों तरफ ऑब्जर्वेशन रखनी है, दोनों तरफ आंखें रखनी है। इस जो टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस है आपने इसका ये जो सर्कुलर स्केल है इसको भी आपने चेक करना है और यहाँ से ग्राफ को भी कंपेयर करना है। जी बेटा मैंने रॉड को ऑन कर दिया है, इसको 500 वॉट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये हीट अप हो रहा है और आपका जो वाटर है ये गर्म होना शुरू हो गया है, टेम्परेचर उसके साथ साथ बढ़ रहा है। जैसे ही बेटा टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता है वाटर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है वेपर्स में और इस प्रोसेस के दौरान आपका जो टेम्परेचर है बेटा वो आप चेक कर रहे हो 100 का 100 मेंटेन हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा। इसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है बेटा, वो अभी मैं आपको लिखवा भी दूंगा, आपको समझा भी दूंगा, लेकिन आपने इस कॉन्सेप्ट को जरा आई होप सो कि अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। एक और दफा फिर आपको दिखाया चलता हूं बेटा, ये आपके सामने एक हीटर है और इसके साथ ही कुछ आइस क्यूब्स आपने प्लेट में रखे हुए हैं। इन आइस क्यूब्स के साथ एक टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस हमने उसके साथ आइस के दरमियान रखी हुई है।
जो कि इस टाइम टेम्परेचर बता रही है बेटा, कितना बता रही है, -20 बता रही है, -20 डिग्री। दैट्स मीन जो इस टाइम आइस का क्या है बेटा, आइस का टेम्परेचर है। ओके, सो अब आप अगेन क्या करना शुरू करोगे, अब आप अगर हीट करना स्टार्ट करोगे तो टेम्परेचर ऑब्वियसली आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लेकिन स्टूडेंट्स -20 से टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू होगा और ये किस पे आएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर -20, -15, -10, -5, -0 होगा, सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट 0 डिग्री होगा, अब टेम्परेचर मजीद ड्रॉप नहीं होगा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। क्या मतलब निकला स्टूडेंट, मतलब यही कि ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड क्या रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो -20 से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, -20, -15, -10, -5 एंड 0, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ऑल राइट, और इसके साथ ही टेम्परेचर दोबारा इंक्रीज होना बंद हो जाएगा जब तक सारी की सारी आइस क्यूब्स किस में कन्वर्ट नहीं हो जाती, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाती। सो बेटा जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज। जी बेटा, -20, -15 हीट दे रहे हैं, -10, -5, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिएगा बेटा, आइस सारी की सारी मेल्ट हो रही है और जब तक मेल्ट हो रही है, ये फेज ट्रांजिशन का प्रोसेस है। यहां पे आपका जो टेम्परेचर है बेटा वो क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है। कब तक, जब तक के सारी की सारी आइस किस में कन्वर्ट नहीं हो जाती बेटा, वाटर में कन्वर्ट नहीं हुई। आप एक दफ़ा दोबारा चेक कर लें, ये जो स्टेज था ये मेंटेन रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। एक दफ़ा दोबारा भी मुलाहिज़ा फरमा लें तो बेटा देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट हो गया है। कब तक, जब तक कि सारी की सारी आइस आपकी कन्वर्ट नहीं हो गई, किसमें बेटा, वाटर में कन्वर्ट नहीं हो गई। सो आई होप सो कि आपने ये तीनों पॉइंट समझ लिए होंगे। इसके रीज़न क्या है बेटा उसके मतलब हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन फर्स्ट हम एक ग्राफ को स्टडी कर लेते हैं। इस ग्राफ का नाम है बेटा हीटिंग कर्व ऑफ वाटर है। इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके पास पेपर में इसमें से दो तीन दफ़ा क्वेश्चन मैंने देखे हैं। सो बेटा आपके पास रीजन है, रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी, रीजन डी। टेम्परेचर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, इमेजिन कर लेते हैं -20 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि मैंने अभी आपको करंट सिनेरियो में समझाया है बेटा, ठीक हो गया। सो एट रीजन ए टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस, ठीक हो गया। इस रीजन में, ए रीजन बेटा कोई कन्वर्जन नहीं है, कोई कन्वर्जन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का राइज है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। कौन हीट एब्जॉर्ब कर रही है, आइस क्यूब हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इजी। नाउ बेटा आगे चलते हैं, पोर्शन बी के ऊपर चलते हैं और अब अपने देखते हैं कि इस स्टेज बी पे तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो ही नहीं रहा, ये तो कांस्टेंट हो गया। दैट्स मीन ये वो पॉइंट है जहां पे बेटा फेज ट्रांजिशन का प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा। सो सॉलिड आइस मेल्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आप यहां पे लिखोगे। ये बिल्कुल आंसर आपके मार्किंग स्कीम के मुताबिक है, इनको आपने एज इट इज याद कर लेना है ताकि आपके मार्क्स डिटेक्ट होने के चांसेस ना हो। अगेन सी पे बेटा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा, लिक्विड एब्जॉर्ब करेगा। कब तक करता रहेगा, जब तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं आएगा। एंड देन जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा स्टूडेंट्स तो लिक्विड या वाटर बॉयल हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और कब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जब तक सारी की सारा जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता। सो बेटा हम बात को शॉर्ट करते हैं, कहानी खत्म करते हैं। होप सो ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। मैं एक लाइन लिख देता हूं, ये लाइन हमेशा याद रखिएगा। ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑलवेज remains सेम, या सेम की जगह है मैं कांस्टेंट, टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो आपने ये लाइन भूलनी नहीं है, बाकी जो भी भूल जाइए, लेकिन ये लाइन नहीं भूलनी बेटा आपने इस टॉपिक से। डन हो गया। इसके बाद जरूरी नहीं कि हमेशा आपको हीटिंग कर्व हो बेटा, आपको कूलिंग कर्व भी गिवन हो सकती है। ये कूलिंग कर्व है, ये हीटिंग कर्व है, तो आपने इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अगेन कहानी सेम रहेगी बेटा, जब भी आप कूलिंग कर्व में वेपर्स फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो गए तो थ्रू आउट दिस प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन द सेम। ऑलराइट, इसको कंडेंसेशन भी हम कहते हैं। अगेन ड्यूरिंग द फ्रीजिंग लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे होगे, अगेन आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जो कि आपको यहां नजर आ रहा है और यहां नजर आ रहा है। ठीक हो गया।
सो अब हम मेन रीजन की तरफ चलते हैं ताकि आपको मजीद कंफ्यूजन में हम ना डालें. Why does the temperature remain constant during the phase transition, that is freezing and melting or whatever, vaporization and condensation also. Okay, so बेटा जी जरा ध्यान से प्लीज देखिएगा. पहली कहानी क्या है? Why does the temperature remain constant? Okay, so याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास कोई आपके पास पेन है, ठीक है, एक बॉल पॉइंट आपने उठाया होगा या कोई पेन या पॉइंटर आपने रखा होगा अपने पास, ठीक है, अगर उसकी कैप को आगे से क्लोज कर दो कुछ इस तरह से, ठीक हो गया, और मैं कहूं कि अब मुझे ये पेन ओपन करके दिखाओ, तो आप अगर ये पेन ओपन करोगे तो दैट्स मीन एनर्जी यूटिलाइज होगी. क्या करने में? इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए. इजी हो गया. और अगर मैं कहूं कि अब ये पेन क्लोज करके दिखाओ तो आपको अगेन इस कैप को इस पेन के ऊपर रख के लॉक करना होगा, प्रेस करना होगा. पता क्या चला? पता चला ये स्टूडेंट बेटा, पता चला कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी चाहिए और बॉन्ड को जोड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए. अगर आप न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर पढ़ चुके हो और फिजन और फ्यूजन का टॉपिक आपको कहीं ना कहीं आपके माइंड में है, तो बेटा मैंने वहां पे समझाया था कि फ्यूजन रिएक्शन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी चाहिए और फ्यूजन रिएक्शन बॉन्ड्स को जोड़ने या एटम्स को जोड़ने के लिए भी आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. ये यूनिवर्सल लॉ है. ठीक हो गया बेटा. अब मैं आपको समझाता हूं कि इन मेल्टिंग व्हाट विल हैपन. आपने मेन जो ये जो मैंने येलो कलर के लाइंस शेड की हुई हैं, आपने इन लाइंस को जरा पढ़ लेना है. ठीक हो गया. जब आप बेटा हीट कर रहे होते हो तो हो क्या रहा होता है कि वो जो मटेरियल है वो हीट सारी की सारी क्या कर रहा होता है? एब्जॉर्ब कर रहा होता है और उससे उसकी जो एटम्स की वाइब्रेशनल मोशन है वो क्या हो रही होती है? इंक्रीज हो रही होती है. क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है, लिहाजा टेम्परेचर भी साथ साथ इंक्रीज होता जाता है जब भी आप किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हो. अब बेटा जैसे ही इनफ हीट हो जाती है, इतनी हीट हो जाती है कि वो बॉन्ड, इतनी हीट हो जाती है कि जितनी रिक्वायर होती है, और ड्यूरिंग द पॉइंट जहां पे आपको कन्वर्जन स्टार्ट करनी है. कौन सी कन्वर्जन स्टार्ट करनी है? सॉलिड से लिक्विड आना है, लिक्विड से किस में जाना है? गैस में जाना है. अब बेटा जरा मुझे बताओ ना कि सॉलिड में एटम्स कैसे होते हैं? ऐसे क्लोजली पैक होते हैं. तो होता क्या है कि जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, किस टेम्परेचर पे प्रोवाइड कर रहे हो? लेट्स सपोज कीजिए आप प्रोवाइड कर रहे हो आइस को, प्रोवाइड कर रहे हो हीट, सराउंडिंग से जो हीट उसको मिल रही है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे. ठीक हो गया. या आप किसी भी प्लास्टिक के मटेरियल को हीट प्रोवाइड कर रहे हो, उसको स्टोव के थ्रू आप फायर के ऊपर रखा हुआ है. वो जो हीट है वो कहाँ जा रही है बेटा? वो उस बॉन्ड को अब ब्रेक करने लगी है, इस बॉन्ड को तोड़ना चाहती है. ठीक हो गया. तो जब भी ये फेज ट्रांजिशन का प्रोसेस होता है, ये जो एनर्जी आप दे रहे होते हो, ये जो हीट आप दे रहे होते हो, ये बेटा यूटिलाइज होती है बॉन्ड्स को ब्रेक करने में. तो चूंकि सारी की सारी जो एनर्जी है वो बॉन्ड को ब्रेक करने में लग जाती है, वर्क डन कर रही होती है बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, तो आपका जो टेम्परेचर होता है उस टाइम वो कांस्टेंट हो जाता है. क्यों? क्योंकि आपके सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं हो रहा होता, आपका सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, वो हीट यूटिलाइज हो रही है वर्क डन में. कौन सा वर्क डन कर रही है? बॉन्ड्स को ब्रेक करने में यूटिलाइज हो रही है. तो इस मेजर रीजन की वजह से आपका जो बेटा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है. कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब तक हीट सारे के सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करके फेज ट्रांजिशन नहीं करवा देती. इजी हो गया. नाउ कम बैक टू द पॉइंट्स. The highlighted area, the heat energy is being used to break the bonds between the solid molecules. तो ये लाइंस आपने as it is याद करनी है, ऐसा कॉन्सेप्ट आपने as it is ले लेना है. ठीक हो गया. मैं देखो इस चीज को पता नहीं आप समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए. देखें ये सॉलिड के एटम है, ठीक है, ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है. ओके, आप हीट दे रहे हो, ठीक हो गया, ये जो एटम है ये ऑसिलेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं इस तरह करके. ठीक हो गया. लेकिन अभी इनफ एनर्जी नहीं है कि इनके बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया जाए. करते 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 एनर्जी आप इतनी दे देते हो, लेट्स सपोज करो वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड जहां पे चीज मेल्ट हो रही है. होता क्या, अब जो एनर्जी दे रहे हो वो एनर्जी जा रही है इन बॉन्ड्स को तोड़ने में यूटिलाइज हो रही है. तो जब वो इन बॉन्ड्स को ब्रेक कर रही है तो इसका मतलब है कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अब एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी उनको नहीं मिल रही. क्यों? क्योंकि वो जो एनर्जी मिलनी थी बेटा वो तो बॉन्ड को ब्रेक करने में यूटिलाइज हो गई. इजी हो गया. पहले क्या था? पहले एनर्जी यूटिलाइज हो रही थी, एटम्स एब्जॉर्ब करते, एटम्स एक्साइटेड स्टेट में जा रहे थे, वाइब्रेट कर रहे थे. अब जो एनर्जी आ रही है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या मेल्टिंग पॉइंट पे जो एनर्जी आ रही है वो बॉन्ड्स को तोड़ने में यूज हो रही है, ब्रेक कर रही है बॉन्ड्स को. ठीक हो गया.
जिससे आपके जो सिस्टम है या जो आपका कोई मॉलिक्यूल है, कोई मटेरियल है या कोई भी एलिमेंट है, अब उसको वो हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, क्योंकि हीट यूटिलाइज हो रही है उसके बॉन्ड को ब्रेक करने में, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं इंक्रीज हो रही, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रह रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है। आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। लेक्चर लेंथी हो रहा है, तो अब हम इसको एक दफ़ा दोबारा बेटा खुद पढ़ लीजिएगा, तो मेरे ख्याल से समझ आ जाएगा। सो एट मेल्टिंग पॉइंट व्हेन हीट इज बीइंग सप्लाइड टू इट कंटिन्यूअसली, इट इज बीइंग यूज्ड अप इन चेंजिंग अ स्टेट ऑफ मैटर बाय ओवरकमिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वही बात आ गई जो मैंने सारी बातें की थी, ठीक हो गया। So during the process, temperature doesn't change. Once all the solid is turned into the temperature can start growing up again. All right. So the temperature remain constant as long as there is a solid material, because further provided heat is first utilized, breaking the bond, the corresponding bonds of the solid before increasing the temperature of the already liquid apart. तो I hope so कि ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। P4 में आपसे पूछेगा कैसे, 1-2 लाइन, 1 मार्क्स का पूछ लेगा, 2 मार्क्स का पूछ लेगा, इससे ज़्यादा वो आपसे ये सारी डिटेल्स नहीं पूछेगा, ठीक है। सो आपको सिर्फ ये हाईलाइटेड रीजन वाले जो लाइंस मैंने लिखी हैं आपको ये आंसर करनी है कि हीट यूटिलाइज हो रही है बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने में, जिसकी वजह से टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रह रहा है। ये एक लाइन लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ओके, बट वाई डज टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन। तो आपने कहा कि सर ये तो आपने समझा दिया कि एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, बॉन्ड्स को ब्रेक करने में यूटिलाइज हो रही है, लेकिन टेम्परेचर तो तब भी कांस्टेंट रह रहा है ना जब आप किसी चीज को फ्रीज कर रहे हो, लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हो सॉलिड को, लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हो सॉलिड में। चलो एक बात ये समझ आती है कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो, बॉन्ड आपने ब्रेक करने हैं, फलाना करना है, लिक्विड को सॉलिड में, लिक्विड को आप वेपर्स में कन्वर्ट करना है, तो आपको हीट देनी पड़ेगी, फलां होगा, ये बातें समझ आती हैं। लेकिन अगर एक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो, इसका मतलब टेम्परेचर लोअर करना होगा, या लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना हो, टेम्परेचर और लोअर करना होगा। तो इस केस में जो एनर्जी है वो कैसे अब इन्वॉल्व होगी, या जो टेम्परेचर कांस्टेंट है वो टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रहेगा। जी बेटा, अब ऐसे समझो कि आपने एक ग्लास ऑफ वाटर कहाँ रख दिया, फ्रीजर के अंदर आपने रख दिया। अब जब आपने वो फ्रीजर के अंदर रखा बेटा, तो हुआ क्या कि सराउंडिंग का जो इन्वायरमेंट है वो फ्रीजर की वजह से किस पे है, -4, आप इमेजिन कर लो -5, जितना भी आप माइनस में ले जाओ टेम्परेचर, ठीक हो गया। वाटर का टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक साइड पे हाई क्या है एनर्जी लेवल है, एक साइड पे लो एनर्जी लेवल, तो हीट खुद ब खुद किधर आना शुरू हो जाएगी बेटा, बाहर आना शुरू हो जाएगी, इस वाटर के ग्लास से बाहर निकलेगी, वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो हीट होगी उससे बाहर निकलेगी बेटा, और वो जो फ्रीजर है वो इस हीट को एब्जॉर्ब करके कंप्रेसर में दोबारा फ्रीजर के बैक साइड में चली जाएगी एनर्जी, ठीक हो गया। अब जरा ध्यान से बात सुनिए, ये आपने 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्लास ऑफ वाटर रखा, किसके अंदर, फ्रीजर के अंदर, ये वाइब्रेट कर रहे हैं। जैसे ही आपने इसको इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन किया, माइनस में लेके गए, ये जो काइनेटिक एनर्जी है जो तेजी से वाइब्रेट कर रही है, ये स्लो होना शुरू हो गए, क्यों, क्योंकि इनकी एनर्जी बाहर निकली, कहां जा रही है, फ्रीजर एब्जॉर्ब कर रहा है, इजी हो गया। लेकिन बेटा जब यही आपके पास लिक्विड किस में कन्वर्ट होना शुरू होता है, सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू होता है, अब क्या होगा, अब हीट आपकी थोड़ी देर के लिए उस ग्लास ऑफ वाटर से बाहर नहीं निकलेगी, वो हीट यूटिलाइज होगी क्या करने के लिए, लिक्विड के एटम्स को, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करने के लिए, किस में कन्वर्ट करने के लिए, सॉलिड में या आइस में कन्वर्ट करने के लिए यूज होगी। क्यों, क्योंकि बेटा लिक्विड का जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का, वो कैसे अरेंजमेंट है, वो ढीला सा अरेंजमेंट, मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप है, एक मॉलिक्यूल उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, आपस में कनेक्टेड है, ठीक हो गया, लेकिन लूजली कनेक्टेड है, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप हो सकती है, जिस मर्जी शेप में कन्वर्ट हो जाए लिक्विड, ऐसा ही है ना। लेकिन सॉलिड तो ऐसा नहीं होता, सॉलिड के लिए तो आपको रेगुलर पैटर्न चाहिए, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चाहिए, बड़े ब्रिक्स की तरह क्यूब टाइप के स्ट्रक्चर चाहिए, कोई प्रॉपर शेप चाहिए आपको सॉलिड को बनाने के लिए बेटा। तो लिक्विड को ट्रांसफॉर्म करना, सॉलिड के अंदर प्रॉपर शेप देना, ये खुद से नहीं होगा, ये एनर्जी लगेगी। ये एनर्जी कौन लगाएगा, ये एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स के पास जो अपनी है वही यूटिलाइज होगी उनको, ये एक नेचर का लॉ है, ये इस तरह से चीजें चल रही हैं, वो एनर्जी यूटिलाइज होगी, वाटर के मॉलिक्यूल्स को प्रॉपर शेप देगी, आइस के तरह एक रेगुलर पैटर्न में ले आएगी, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जिनको कहते हैं, और जैसे ही सारे के सारी आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपका टेम्परेचर दोबारा ड्रॉप डाउन होना शुरू हो जाएगा। ओके बेटा, आई होप सो कि ये मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। मैं अपनी बात को समराइज करके कहानी खत्म करता हूं बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए स्टीम है,
ठीक हो गया। अगर स्टीम को आप कन्वर्ट करो वाटर में तो इसका स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एक जिस तरह हो सकता है, हो जाता है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बीच में इन्वॉल्व हो जाती है। ये रेड कलर की नजर आ रही है बेटा, ये चेक, हाइड्रोजन हर ऑक्सीजन एटम से अटैच है। क्लियर हो गया, ये चेक कीजिए, इजी हो गया। अब ये देख रहे हो ये बड़ा कैसा स्ट्रक्चर है, एक लेयर्स बनी हुई तो हैं लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो रही हैं, कुछ मॉलिक्यूल हल्के हल्के आजाद घूम रहे हैं, कुछ चेन बनी हुई है, कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन ये वीक अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक हो गया। अब जब आप इसको कूल डाउन करना स्टार्ट करते हो तो ये जो एटम्स तेजी से वाइब्रेट कर रहे होते हैं, इनकी वाइब्रेशनल मोशन स्लो होती है, एनर्जी बाहर निकलती है, टेम्परेचर ड्रॉप होता है। लेकिन जैसे स्टूडेंट्स फेज ट्रांजिशन आता है, यही एनर्जी जो इन वाटर मॉलिक्यूल्स के पास है, ये किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, यही यूटिलाइज होगी और इस स्ट्रक्चर को क्या बना देगी, आइस के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देगी। दैट्स मीन जो एटम्स दूर दूर है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, उनको पकड़ के एनर्जी किस में कन्वर्ट करना शुरू कर देगी, एक प्रॉपर रेगुलर पैटर्न में कन्वर्ट करना शुरू हो जाएगी। क्लियर हो गया। सो इसके लिए क्या चाहिए, हीट रिक्वायर है, हीट चाहिए क्या करने के लिए, प्रॉपर शेप देने के लिए। कहां से कहां, वाटर से, क्या बनाने के लिए, आइस बनाने के लिए हीट चाहिए। क्लियर हो गया। वो हीट, वो एनर्जी यूटिलाइज होगी, कहां यूटिलाइज होगी, कन्वर्जन के लिए, रेगुलर पैटर्न को की फॉर्मेशन बनाने के लिए, जिसकी वजह से आपके प्रॉपर जो सॉलिड है वो बनना शुरू हो जाएगा। सो बेटा आप इसको एक दफ़ा खुद पढ़ लीजिए, मेरे ख्याल से समझ आ जाएगा। द हीट एनर्जी इज बीइंग एब्जॉर्ब एज इट ट्रांसफॉर्म द लिक्विड इनटू द सॉलिड। हीट एनर्जी इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ changing the substance from a liquid to a solid. Okay, ये line important है. Heat is working hard to rearrange the water molecules into the solid structure and during that process the temperature doesn't change. और तो जैसे ही सारा का सारा liquid आपका convert होगा, again solid में convert होगा, then temperature दोबारा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप सो बेटा ये आपको समझ आया होगा। लास्ट 2 स्लाइड आई नो दैट थोड़ी सी मुश्किल थी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, फिर पास्ट पेपर में जो उसके जो क्वेश्चन हुए उसको मुताबिक हम सॉल्व करने की इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। सो आई होप सो। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो कि आपको जानना ज़रूरी थी। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्मल फिजिक्स को आगे परस्यू करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।